होता है, तो ये थेरेपी देख लिए। अब विटामिन B12 यानी कि B9 के बाद B12 को बात करते हैं। तो B12 में इसका सबसे पहले विटामिन B12 का ये देखते हैं हम। विटामिन B12 का नेम कोबैलेमिन है, तो ध्यान रखना है ये बात। और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, सबका एब्जॉर्प्शन लगभग सिमिलर है, लेकिन जब आप फिजियोलॉजी में ये चैप्टर आप पढ़ेंगे डाइजेशन में, उसमें तो ये बात अच्छे से समझेंगे कि द बाइंडिंग प्रोटीन इज द इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है ऑफ कैश सेल्स। तो यही विटामिन B12 को अपने इधर बाइंड करता, मतलब बांध लेता, अपने साथ ले लेता है इंट्रिंसिक फैक्टर जो था विटामिन 12 को। तब विटामिन B12 अदरवाइज नोन एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर इस समय कहलाता है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर तो प्रेजेंट होता है अंदर में, तो यहाँ पर B12 जो होगा वह एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहलाएगा। तब इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के द्वारा ये सीक्रेट होता है, जो कि स्टोमक में प्रेजेंट होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। द सेकेंड फैक्टर इज कोबैलोफिलिन सीक्रेटेड इन द सलाइवा में यह सीक्रेट होता है। तो ऐसे ही एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का। और यहाँ पर जो गैस्ट्रिक पेप्सिन रिलीज द विटामिन फ्रॉम प्रोटीन ऑफ द फूड एंड द B12 बाइंड कोबैलोफिलिन जो पेराइटल सेल के द्वारा सीक्रेट हुआ था, तो अब उसके पास चला जाता है B12 उसके पास में। तब जब यह ड्यूओडेनम में जाता है, इन ड्यूओडेनम कोबैलोफिलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय ट्रिप्सिन और पैंक्रियाटिक जूस विटामिन B12 रिलीज्ड एंड विटामिन बाइंड्स टू इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये सब यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रिप्सिन के साथ फिर बाइंड करता है, तब वह रिलीज होता है, और फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड होता है। तो दिस इंट्रिंसिक फैक्टर B12 कॉम्प्लेक्स दोनों साथ में मिल गया, तो वही IF B12 complex is attached with specific receptors on mucosal cells। तो द होल IF B12 complex is internalized हो जाता है, दोनों अंदर जाता है। तब B12 is absorbed from ileum while folic acid is from jejunum। तो ध्यान रखना है B12 जो होता है वह इलियम के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, एंड जो फॉलिक एसिड होता है वह जेजुनम के द्वारा होता है। तो बहुत आसान डायग्राम से द्वारा आप आसानी से समझ जाएंगे। तो B12 है यहाँ पर देख रहे हैं, और B12 यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर है, और जो देख रहे हैं ब्लू कलर का वह कोबैलोफिलिन फ्रॉम सलाइवा से सीक्रेट होता है, जो कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। दोनों एक साथ बाइंड करते करते या पैराइटल सेल्स के पास आया। तो इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम पैराइटल सेल्स ऑफ स्टोमक, फिर मतलब पैराइटल सेल में जाता है तो फिर से रिलीज होता है इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम पैराइटल सेल्स ऑफ। तो यही आगे चल कर देख रहे हैं कहाँ से आया, ड्यूओडेनम वाला भाग में आया। तो ट्रांसकोबैलोमिन 2, और ये फिर से फैक्टर रिलीज होते रहता है। यहाँ पर आप सिर्फ ये ध्यान रखें, डायग्राम को देख लीजिए कितना आसान है। B12 इसके साथ बाइंड किया, फिर यहाँ पर आकर इस जगह पर आया, फिर यहाँ से ये रिलीज हुआ, फिर जैसे ही ये ब्लड ट्रांसपोर्ट में जाता है तो वहाँ पर भी देख रहे हैं कि ट्रांसकोबैलेमिन 2 बाइंड होने के साथ साथ वह ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तब ये वाला होता है। तो टिश्यू सेल्स टेक अप ट्रांसकोबैलेमिन 2 B12 कॉम्प्लेक्स थ्रू रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर जो टिश्यू को ज़रूरत होगा B12 का, वो वहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ डायग्राम को आप ध्यान में रखेंगे तो आप एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन 12 के बारे में आप समझ जाएंगे। अब कॉजेज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी, B12 डिफिशियंसी के कारण क्या है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल अगर सही तरीके से आप नहीं लेंगे तो B12 की कमी तो होगी ही। डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, अगर B12 खा रहे हैं और एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी तो होगा ही। उसके बाद गैस्ट्रिक एट्रोफी, मतलब इसके द्वारा यानी कि इन क्रोनिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देयर इज जनरलाइज्ड म्यूकोसल एट्रोफी होगा, तो इससे भी आपको B12 की डिफिशियंसी होगी।
प्रेगनेंसी के दौरान देखते हैं तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाता है B12 का, तो इससे भी कमी हो जाता है। तो ये 4 तरह के कारण है B12 डिफिशियंसी का। तो न्यूट्रिशनल में वही है कि द ओनली सोर्स ऑफ B12 इन वेजिटेरियन डाइट जो होता है वह कर्ड या मिल्क होते हैं, एंड लोअर इनकम ग्रुप में नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। यानी कि बार बार कर्ड और मिल्क खाना, यह हायर फैमिली तो खा सकते हैं लेकिन लोअर फैमिली बार बार इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए B12 की कमी गरीब में रहता है। डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जैसे गैस्ट्रेक्टोमी यानी कि गैस्ट्रिक जो उसको काट दिया जाए, चाहे रिसेक्शन ऑफ हिलियम एंड मील एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, ये सब अगर आप में दिक्कत हो तो इसके कारण सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और तब B12 की कमी हो जाएगी। उसके बाद गैस्ट्रिक एट्रोफी में मतलब सही तरीके से गैस्ट्रिक काम नहीं करना। तो इन क्रोनिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देयर इज जनरलाइज्ड म्यूकोसल एट्रोफी हो जाएगा आपको, तो इससे दिक्कत होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान तो पता है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो उससे भी हो जाएगा। गैस्ट्रिक एट्रोफी के बारे में अच्छे से यहाँ से भी आप जान सकते हैं कि अ कंडीशन मार्क्ड बाय थिनिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक वाल। स्टोमक के जो वाल होता है वह पतला हो जाता है और लॉस ऑफ ग्लैंड सेल्स इन द लाइनिंग दैट रिलीज सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन। जो डाइजेशन में हेल्प करने वाला था वो सब्सटेंस अब रिलीज ही नहीं होगा, तो इसके कारण गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाएगा। तो ये सब देखे हैं कॉजेज ऑफ B12 डिफिशियंसी। अब डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन मतलब अगर ये इसकी कमी होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो इसमें है कि फॉलेट ट्रैप यानी कि फॉलेट आप में ट्रैप नहीं होगा, आपके अंदर आ नहीं पाएगा। तो बिटवीन B12 डिफिशियंसी कॉज साइमल्टेनियस फॉलेट डिफिशियंसी, मतलब B12 की डिफिशियंसी होगा तो आपके साथ फॉलेट भी सही तरीके से आपके बॉडी में नहीं आएगा। और उसके बाद मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में ये देखने को मिलता है कि इन द पेरिफेरल ब्लड मेगैलोब्लास्ट इमेच्योर न्यूक्लिएटेड RBCs एंड हाइपर पिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आर एब्जॉर्ब्ड, वो हो पाता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में। ये देखते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में पेरिफेरल यानी कि आसपास के जो ब्लड का ही कंपोनेंट होते हैं, तो मेगैलोब्लास्ट इमेच्योर न्यूक्लिएटेड RBC और ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में। ये सब पार्ट आपको दिखाई देंगे, तो यही डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन में है। उसके बाद एबनॉर्मल होमोसिस्टीन लेवल, होमोसिस्टीन लेवल भी आप में सही तरीके का नहीं रहेगा। जैसे ड्यू टू फॉलेट ट्रैप होमोसिस्टीन इज एक्यूमुलेटेड होता है लीडिंग टू होमोसिस्टीनूरिया होता है। होमोसिस्टीन लेवल इज ब्लड हैज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन विथ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो होमोसिस्टीन लेवल अगर सही तरीके से नहीं रहेगा तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी हो सकता है जिससे बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो एबनॉर्मल होमोसिस्टीन लेवल हो जाएगा अगर बिटवीन B12 की कमी होगा। तो इसलिए हर जितने भी सारे चीज़ है हर चीज़ को मेंटेन करके चलिए। डीमाइलिनेशन नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे माइलिनेटेड नर्व होते हैं वो उसका जो कवर रहता है वो माइलिन होता है। तो माइलिन अगर बिटवीन B12 अगर नहीं रहेगा तो फिर डीमाइलेशन हो जाएगा, यानी कि वो सही तरीके से कवर कर ही नहीं पाएगा नर्व को। तो एज एक्टिव मिथायोनिन इज़ नॉट अवेलेबल, एक्टिव मिथायोनिन अवेलेबल अगर नहीं होगा उसमें तो मिथाइलेशन ऑफ फॉस्फेटाइडिलिथेनोलेमाइन टू फॉस्फेटाइडिल कोलाइन इज़ नॉट एडिक्वेट, यानी कि फॉस्फेट मतलब फॉस्फेटिलिथानोलेमाइन इथेनॉल एमाइन, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक्टिव मिथायोनिन इज़ नॉट अवेलेबल, जब डीमाइलेशन होता है तो उस समय मिथायोनिन सही तरीके से अवेलेबल नहीं होगा। तो मिथाइलेशन ऑफ फॉस्फेटाइडिल इथेनॉल एमाइन टू फॉस्फेटाइडिल कोलाइन इज़ नॉट एडिक्वेट, ये सही तरीके से फॉस्फेटाइडिल कोलाइन नहीं बनेगा। तो दिस लीड टू डिफिशियंट फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, क्योंकि माइलिन शीथ फॉर्मेशन करने में फॉस्फेटाइडिल कोलाइन ही मदद करता है और यही नहीं बनेगा तो कैसे ये हम माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए डीमाइलिनेशन एंड न्यूरोलॉजिकल लेजन्स होने लगता है। और डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन जो देखते हैं कंटिन्यूड, यही कंटिन्यूड रहता है। तो सब
सब एक्यूट कॉम्बाइंड डिजेनरेशन डैमेज टू नर्वस सिस्टम इज सीन इन B12 डिफिशियंसी बट नॉट इन फॉलेट डिफिशियंसी। मतलब B12 की डिफिशियंसी होगा तो सब एक्यूट कॉम्बाइंड डिजेनरेशन होने लगेगा नर्वस सिस्टम का, लेकिन फॉलेट टिश्यू में वैसा देखने को नहीं मिलता है, केवल B12 की डिफिशियंसी से ये दिक्कत आता है। अब उसके बाद है एक का मतलब एक्लोरोहाइड्रिया। एक्लोरोहाइड्रिया में absence of acid in gastric juice is associated with विटामिन B12 डिफिशियंसी। B12 की डिफिशियंसी होगा तो गैस्ट्रिक जूस बनेगा ही नहीं, तो इसके कारण भी दिक्कत हो जाएगा। तो यही है। नेल में भी देखने को मिलता है कि पैरेलल रीजेस दिखाई देने लगता है नेल में, जैसा कि ये देख रहे हैं पार्ट किस तरीके से नाखून हो गया पैरेलल रीज दिखाई दे रहा है। तो इन विटामिन B12 डिफिशियंसी मैनिफेस्टेड इन द नेल एज पैरेलल रीज। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पेरिफेरल ब्लड पिक्चर ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि एनीमिया होगा तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपोनेंट दिखाई देने लगेंगे। नॉर्मोब्लास्ट इमेचर न्यूक्लिएटेड आरबीसी एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आर सीन। तो जब ब्लड का कंपोनेंट पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यही है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, यानी कि बहुत सारा पार्ट। और असेसमेंट ऑफ B12 डिफिशियंसी, तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कैसे पता चलता है कि B12 की कमी है। तो इसके लिए सीरम B12 लेवल चेक किया जाता है बाय रेडियो इम्यूनोएसे यानी कि RIA, और बाय इलीजा टेस्ट के द्वारा पता कर लेते हैं कि B12 की कमी है या नहीं। उसके बाद पेरिफेरल स्मीयर के द्वारा ही पता कर लेते हैं कि B12 की कमी है कि नहीं। जैसे पेरिफेरल ब्लड एंड बोन मैरो शोज टिपिकल पिक्चर ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये शो कर देता है पेरिफेरल स्मीयर। उसके बाद है मिथाइलोमैलोनिक एसिड, जो कि यूरिन में दिखाई देता है, यूरिन के द्वारा ही पता चल जाता है B12 की डिफिशियंसी है या नहीं। फिर है फॉर्मिमिनो ग्लूटामिक एसिड, फॉर्मिमिनोग्लूटामिक एसिड FIGLU एक्सक्रीशन टेस्ट विल बी पॉजिटिव अगर हो तो इससे पता चलता है कि B12 की डिफिशियंसी है। होमोसिस्टिनुरिया एल्सो एब्जॉर्ब्ड, तो B12 डिफिशियंसी का इतना सारा तरीका है पता करने का। अब ट्रीटमेंट किस तरीके से लेंगे, तो जनरल है कि ऑल मैक्रोसाइटिक एनीमिया आर जनरली ट्रीटेड विथ फॉलेट एंड विटामिन B12। अगर मैक्रोसाइटिक एनीमिया है तो उसको दिया जाता है फॉलेट एंड विटामिन B12 दिया जाता है ताकि उसका ये ठीक हो जाए। तो थेरेप्यूटिक डोज ऑफ B12 इज जो होता है वह 500 से लेकर 1000 माइक्रोग्राम बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के द्वारा देकर ये ट्रीटमेंट किया जाता है B12 डिफिशियंसी का। उसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12, 1 से 2 माइक्रोग्राम पर डे ज़रूरत होता है, और ये जनरली है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लैक्टेशन तो यही इंक्रीज होकर 2 माइक्रोग्राम हो जाता है, या इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोज हु टेक फॉलिक एसिड शुड आल्सो टेक विटामिन B12, मतलब जो फॉलिक एसिड लेते हैं उनको B12 भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि एल्डरली पीपल आर एडवाइज टू टेक विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन। डाइटरी सोर्स विटामिन B12 का है, जैसे विटामिन B12 इज नॉट प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स, तो लीवर इज द रिचेस्ट सोर्स, कर्ड इज गुड सोर्स बिकॉज लैक्टोबैसिलस कैन सिंथेसाइज्ड B12। तो कर्ड भी एक अच्छा सोर्स माना जाता है दही, क्योंकि B12 फॉर्मेशन करता है लैक्टोबैसिलस दही में, इसीलिए। तो लीवर भी है और कर्ड इसका B12 का अच्छा सोर्स है डाइटरी सोर्स में। अब बात करते हैं इंटर रिलेशन बिटवीन फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, दोनों का रिलेशन क्या है। तो दोनों एक तरीके से एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है, मतलब विपरीत वर्क करता है, फिर भी बहुत सारे थोड़ा मोड़ा अंतर भी है, तो वो भी ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर है कि डिफिशियंसी ऑफ आइदर फॉलिक एसिड और विटामिन B12 रिजल्ट इन सिमिलर टाइप ऑफ एनीमिया, जिसमें देखें मेगालोब्लास्टिक टाइप के एनीमिया अगर दोनों की कमी हो तो ये दिखाई देता है। तो यही दोनों को तुलना कर रहे हैं, उसके बाद मतलब रिलेशन कर रहे हैं। फिर है सेकेंड में कि इन विटामिन B12 डिफिशियंसी इंक्रीज्ड फॉलेट लेवल आर एब्जॉर्ब इन प्लाज्मा, अगर B12 की कमी होगा तो उसके जगह पर फॉलेट एसिड ज़्यादा बढ़ जाएगा प्लाज्मा में। थर्ड है कि द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम होमोसिस्टीन
the activity of the enzyme homocysteine methyl transferase is low in B12 deficiency. So as a result, the only major pathway for conversion of N5-methyl THF to THF is blocked. Anybody तो THF पुल इज रिड्यूस्ड, तो THF वह रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो एज ए रिजल्ट द ओनली मेजर पाथवे फॉर कन्वर्जन ऑफ N5-methyl टेट्राहाइड्रोफोलेट टू टेट्राहाइड्रोफोलेट इज ब्लॉक्ड एंड बट THF पुल इज रिड्यूस्ड, ये हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, 4-5 रिलेशन पता हो तो अच्छा रहेगा। इसेंशियली ऑलमोस्ट द इंटायर बॉडी फॉलेट, मतलब हमारे बॉडी के जितने भी सारे फॉलेट बिकॉम्स ट्रैप्ड एज N5-methyl THF के द्वारा वह ट्रैप्ड हो जाते हैं। एक कमी होता है तो एक बढ़ जाता है, तो दिस इज़ नोन एज फॉलेट ट्रैप और मिथाइल ट्रैप कहते हैं, क्योंकि सारे फॉलेट या मिथाइल उसके द्वारा वह बाइंड कर जाता है। तो in this manner B12 deficiency result in decreased folate coenzyme that leads to reduced nucleotide and DNA synthesis। तो अगर B12 की कमी होगा तो वही आगे चलकर फॉलेट कोएंजाइम की कमी कर देगा, और फॉलेट कोएंजाइम की कमी हो जाने के कारण ये रिड्यूस्ड न्यूक्लियोटाइड एंड DNA सिंथेसिस भी